आपको सुनवाते हैं। देश में कोरोना महामारी पर देश के बड़े डॉक्टर इस वक्त क्या जानकारी दे रहे हैं। नहीं है और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूं। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। इस मैसेज के बाद मैं अब डॉक्टर नरेश त्रिहिन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है, आप ये देखेंगे कि पहले जब RT-PCR पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। RT-PCR तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव कि नहीं। जैसे ही आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई, वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है। जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है।
तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में, तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें एक, और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात यह है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है, क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, ये अमल करेंगे, तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं, वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी। पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है और निश्चिंत रहे कि इससे जीत होगी। तो मैं अभी आपको डॉक्टर सुनील कुमार से हैंड ओवर करता हूं कि वो जो बाकी बातें हैं इस संक्रमण की, ये उस पे आप अपना मार्गदर्शन दें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं, और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है,
जिन्होंने इस कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको, हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है। तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं, तो ये आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें, ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए, जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया, और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया, और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं, और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने पीपी किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक, या वो बहुत ही घर में उनका इलाज किया जा सकता है, उनको ट्रैक करना, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, उनके हालचाल पूछना, उनको सही सलाह देना बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू हेल्पलाइन। तो एक बहुत बड़ा सफर हमने पिछले साल तय किया, और देयरफॉर ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, या हमारे जो भी स्टेप्स लेते हैं इस बारे में, वो बहुत कंक्रीट और साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं। हमारे यहाँ कई सारे ग्रुप बने हुए हैं जो बिल्कुल टॉप साइंटिस्ट को लेकर के हैं, टॉप डॉक्टर्स को लेकर के हैं, टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लेकर के हैं, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट को लेकर के हैं। तो वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं, भारत सरकार का एक तरह से उसको अग्रणीय रोल अदा कर रहे हैं, ताकि हम देश में इस कोविड-19 की लड़ाई को आगे ले जाएं। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, ये जो इस साल जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके मेरी राय में तो मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए। हमने ये कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, और ये साबित कर दिया हमने कि हम बहुत जल्दी भूल गए कि हम तो अमर हैं, अजर हैं, और हम इकट्ठा भी रह सकते हैं, बिना मास्क के भी रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कोविड हिट अस बैक। तो इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल उपयुक्त है, और वह हमें फेल करेगा अगर हम उसको फेल करेंगे। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पास करिए, और तो आपको वो पास करेगा, फेल नहीं करेगा। पहली बात तो ये, सरकार ने वैक्सीन की कैपेबिलिटी को कितना ऊपर लेके गए कि हम वैक्सीन से सारी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं। तो वैक्सीन को अपनाइए। वैक्सीन के बारे में गलत धारणाएं बनी थी कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट हमें मालूम नहीं है, वैक्सीन के बारे में कहीं ऐसा ना हो बाद में कुछ कैंसर्स होने लगे, और ये वो कई तरह की तमाम बातें की गई वैक्सीन को लेकर भी। तो वैक्सीन को अपनाया नहीं, वैक्सीन को जरा खुली बाहों से और खुले मन से अपनाइए, इसके बारे में पॉजिटिव रहिए। इसमें सरकार आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखती है। हमने जो ऐप बनाया है, या जो हमने वो बनाया है, अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सभी तरह की आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वैक्सीन को लेकर के, वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं, और उसमें ये पाया गया है कि कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बल्कि एक तरह से नेग्लिजिबल है। तो वो एक सेफ वैक्सीन आपको दी जा रही है, तो उसको अपनाना चाहिए जनता को आगे लेकर। ये वैक्सीन आप